नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दुबई में आज एक बहुत दुखद हादसा हो गया है जिसमें इंडियन एयरफोर्स का एक तेजस MQ-1A फाइटर जेट क्रैश हो गया। जो वीडियोस और फोटोज सामने आए हैं उनमें तेजस को एकदम तेज गति से नीचे की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है और ग्राउंड पर टकराते ही एयरक्राफ्ट में भयानक ब्लास्ट हो गया। इस एक्सीडेंट में एक पायलट की जान चली गई और इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि वो पूरी फैमिली के साथ खड़े हैं। साथ ही क्रैश का रीजन जानने के लिए भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। अब जो विजुअल्स और इमेजेस सामने आए हैं वो कुछ बेसिक इंडिकेशंस देते हैं। वीडियो में सबसे नोटिसेबल चीज़ ये थी कि एयरक्राफ्ट बहुत ही तेज ऑलमोस्ट वर्टिकल एंगल में नीचे आ रहा था। ये एंगल नॉर्मल स्लोप या लैंडिंग अप्रोच जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि या तो एयरक्राफ्ट किसी एरोबेटिक डिस्प्ले मनोवर में था जो रिकवर नहीं हो पाया, या फिर एयरक्राफ्ट ने अचानक कंट्रोल खो दिया। दुबई का एरिया जहां ये क्रैश हुआ वो रनवे और डिस्प्ले जोन के पास का फ्लैट डेजर्ट रीजन है। मतलब एयरक्राफ्ट सो रूटीन या सर्किट पैटर्न में ही ऑपरेट कर रहा होगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनो तो इंजन की आवाज़ बिल्कुल कंटिन्यूअस लगती है। इसका मतलब यह है कि इंजन फ्लेम आउट जैसे इंजन सडनली बंद हो जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम लगती है। अगर इंजन फेल होता तो ऑडियो वीक होती या ब्रेक होती। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तेजस एक फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट है, मतलब एयरक्राफ्ट के सारे कंट्रोल सरफेसेस कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। अगर किसी रीजन से फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कोई ग्लिच आ गया हो, जैसे कंट्रोल सरफेस का रिस्पांस स्लो हो गया हो, एंगल ऑफ अटैक सेंसर ने गलत दिखा दिया हो, या फ्लाइट कंप्यूटर ने रॉन्ग कमांड दे दी हो, तो एयरक्राफ्ट एक सडन स्टीप डाइव में जा सकता है। ये भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चेक करेगी कि सिस्टम बिहेवियर नॉर्मल था या नहीं। बर्ड स्ट्राइक भी एक फैक्टर हो सकता है। दुबई के डिजर्ट में माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं और एयर शोज में बर्ड हिट्स काफ़ी कॉमन है, लेकिन विजुअल्स में बर्ड स्ट्राइक का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिख रहा है। पर पॉसिबिलिटीज़ को पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। क्रैश के बाद जो बड़ी आग लगी वो एक संकेत देता है कि इम्पैक्ट बहुत हाई स्पीड पर हुआ था, जिससे फ्यूल टैंक ब्रेक हो गया। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ विजुअल्स और बेसिक असेसमेंट पर बेस्ड है। जब तक एक्चुअल टेलीमेट्री डेटा, ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट लॉग्स और कॉकपिट सिस्टम एनालाइज नहीं होते तब तक कोई भी कंक्लूजन सिर्फ अनुमान ही होगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ही बताएगी कि एग्जैक्ट ट्रिगर क्या था, एयरक्राफ्ट इशू, पायलट इशू, एनवायरनमेंट इशू या फिर मल्टीपल फैक्टर का कॉम्बिनेशन। इस एक्सीडेंट से इम्पैक्ट तेजस की रेपुटेशन पर तो पड़ेगा ही, साथ ही इम्पॉर्टेंट ये होगा कि इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपेरेंट तरीके से कॉज आइडेंटिफाई करे और जिस भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो उसे इमीडिएटली फिक्स किया जाए। अगली खबर की बात करें तो रशियन एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने आज एक ऐसा अपडेट दिया है जिसने Su-75 चेकमेट प्रोग्राम के फ्यूचर को साफ कर दिया है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने कंफर्म कर दिया है कि इसका फर्स्ट फ्लाइट 2026 के स्टार्टिंग में होगा। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे रसिया ने इनिशियली एक मॉकअप के रूप में दिखाया था, पर अब फुल रीडिजाइन के बाद ये एक एक्सपोर्ट रेडी स्टील्थ फाइटर बन चुका है। रसियन ऑफिशियल ने बताया है कि डिज़ाइन में रेडिकल चेंजेस आए हैं। एयरफ्रेम इम्प्रूव हुआ है, स्टील्थ कॉन्टोर्स रिफाइन हुए हैं और एवियोनिक्स ओपन आर्किटेक्चर हो गया है। ये चेंजेस किसी एक कंट्री की वजह से नहीं आए हैं, बल्कि उन सब बायर्स के फीडबैक से आए हैं जिनको रसिया ने पिछले 3 साल में पिच किया था। एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक ये डिस्कशन चला था। डिज़ाइन रिफाइन होने के बाद एयरक्राफ्ट एकदम अलग कैटेगरी में चला गया है। फ्लैपरॉन बड़े कर दिए गए हैं, विंग को स्ट्रेच कर दिया गया है, टेल को रीशेप किया गया है, जिससे एयरक्राफ्ट का RCS कम हुआ है और हाई अल्फा मनोवरेबिलिटी बढ़ गई है। इंटरनल बे कैपेसिटी को भी बड़ा कर दिया गया है। अब 5 इंटरनल बे में रफली 7400 kg पेलोड ले जाया जा सकता है। सेंसर्स Su-57 वाली टेक्नोलॉजी से अडेप्ट हुए हैं, जिसमें AI असिस्टेड पायलट एड भी शामिल है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चेकमेट का गोल एक लो कॉस्ट 5th जनरेशन अल्टरनेटिव बनना है। रसिया एस्टिमेट करता है कि इसका पर यूनिट कॉस्ट 50 से 60 मिलियन डॉलर रहेगा, जो F-35 और FC-31 की आधी कीमत है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट तो F-35 के मुकाबले 6 to 7 टाइम्स लोअर प्रोजेक्ट की जा रही है। दुबई एयर शो 2025 में रसिया ने इस एयरक्राफ्ट का एक फुली फैमिली कॉन्सेप्ट दिखाया। सिंगल सीटर Su-75, ट्विन सीटर ट्रेनर T-75 और लॉयल विंगमैन ड्रोन वर्जन। इंजन ऑप्शंस भी बायर स्पेसिफिक होंगे।
बेस लाइन वर्जन में RD-177S लगेगा, जो AL-41F1 का लाइट वेट डेरिवेटिव है। थ्रस्ट 14,500 kgf, लेकिन अगर इंडिया चाहे तो SC-57 वाला AL-41F1 भी इंटीग्रेट हो सकता है और रसिया इसको को डेवलप करने तक के लिए रेडी है। और यही वो पॉइंट है जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर बन सकता है। रसिया ने फिर कंफर्म कर दिया है कि अगर इंडिया इंटरेस्ट दिखाए तो पूरा SC-75 इंडिया में बन सकता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, और एक्सपोर्ट राइट भी इंडिया को मिलेंगे। मतलब दुनिया में चेकमेट बेचना है तो वो HAL या इंडियन प्राइवेट पार्टनर के थ्रू ही होगा। अगली खबर की बात करें तो रोस्टेक के सीनियर ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि इंडिया और रसिया के बीच 2 से 3 S-400 रेजिमेंट के लिए प्रीलिमिनरी टॉक्स शुरू हो चुकी हैं। ये तब हो रहा है जिसमें रसिया को अभी भी 2018 वाली डील के बाकी 2 रेजिमेंट डिलीवर करना बाकी है, जो 2026 में आएंगे। रीज़न सिंपल है, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने वो परफॉर्मेंस दी जो दुनिया में किसी सिस्टम ने नहीं दिखाई। इंडिया के पास ओरिजिनली 5 रेजिमेंट की डील थी, पहले 3 टाइम पर आ गए थे, लेकिन यूक्रेन वॉर के बीच बाकी 2 रेजिमेंट में डिले आ गया। लेकिन अब इंडिया का पोजीशन साफ है, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो रसिया को स्ट्रिक्टली डिलीवरी टाइमलाइंस देने होंगे पेनल्टीज के साथ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसी तरह का क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। रसिया ने इस बार कमिटमेंट दिया है कि फ्यूचर के S-400 रेजिमेंट प्रायोरिटी क्यू में आएंगे और प्रोडक्शन स्लॉट्स इंडिया के लिए स्पेशली रिजर्व किए जाएंगे। इसके साथ एक और ट्विस्ट है, रसिया ने अक्टूबर 2025 में इंडिया को 48 N6 मिसाइल की लोकल असेंबली का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। अब डिस्कशन चल रहा है कि नए S-400 डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट बढ़ाए जाए और इंडिया प्राइवेट कंपनी जैसे BDL को मिसाइल असेंबली राइट दिए जाएं, जिससे भारत का डिपेंडेंसी कम हो और सैंक्शन इम्पैक्ट भी न्यूट्रल हो जाए। ऐसे में इंडिया S-400 की संख्या बढ़ाना चाहता है। 2 से 3 नए रेजिमेंट का एस्टिमेट रफली $2 से $3 बिलियन है। अगर टॉक स्मूथली चलती हैं तो 2026 में कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो सकता है और 2029-30 से नई डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। अगली खबर की बात करें तो जब चाइना अपनी नेवी को हर साल नए नेवल वॉरशिप से भर रहा है तो इंडिया ने भी डिसाइड कर लिया है कि अगला कदम बड़ा और बोल्ड होगा। इंडियन नेवी के वाइस चीफ ने कंफर्म किया है कि नेवी कम से कम 5 नेक्स्ट जनरेशन के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाना चाहती है, जो करंट विशाखापट्टनम क्लास से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। ये वॉरशिप लगभग 11,000 टन डिस्प्लेसमेंट के होंगे, मतलब कोलकाता और विशाखापट्टनम क्लास से भी बड़े। नेवी ने उनमें मल्टीपल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करने का प्लान ऑलरेडी बना लिया है। नेवी के एक ट्रायल प्लेटफॉर्म पर इन स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को टेस्ट भी किया जा चुका है और अब इन्हें कंसोलिडेट करके इंटेलिजेंट वॉरशिप की तरह डिजाइन किया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट एक ऐसे समय पर आया है जब चाइना ने अपना 3rd और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान कमीशन कर दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर कैरियर है। चाइना की नेवी 2024 में 370 शिप्स पर थी, 2025 के एंड तक 395 पर पहुंच जाएगी और 2030 तक 435 शिप्स की फ्लीट बन जाएगी। तो यही सब देखते हुए इंडियन नेवी का कहना है कि वो हर एक्टिविटी मॉनिटर कर रही है। वाइस एडमिरल ने साफ कहा है कि इंडिया पूरी तरह अवेयर है कि पाकिस्तान चाइनीज सबमरीन भी ले रहा है। नेवी अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर रही है। स्वावलंबन 2025 कॉन्फ्रेंस में नेवी ने बताया कि उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर 1400 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स दे दिए हैं और अब और बड़े ऑर्डर्स आने वाले समय में जारी होंगे। नेवी का टारगेट है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल इसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाए और अगले 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाए, ताकि ये नेक्स्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर्स अगले दशक में इंडियन ओशन में तैनात हो सकें। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।